हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और 23/12 यानी कि 23 दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक, जो 23 दिसंबर 2021 को ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, और ये पेपर 1 जो पेपर है ये पेपर 1 है। 23 दिसंबर 2021 का ये पेपर 1 है और इसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन है द बिलीव दैट चिल्ड्रन बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय द reinforcer and punisher is based on the idea that developed is primarily influenced by, यानी कि यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकसित किससे प्रभावित होता है। तो आपके ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता से, केवल आनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो आनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल एनवायरनमेंट से। यानी कि जो भी अवधारणा है ना बच्चों के आचरण और प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जाता है ना, तो इस विचार पर आधारित है कि जो प्राथमिक रूप से जो विकास होता है केवल वातावरण से ही प्रभावित होता है। ऐसा इसलिए है। चलिए आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो विकास है, विकास से तात्पर्य यह है कि अंगों के बेहतर और सर्वाधिक कार्य यानी कि वर्ग सिस्टम के लिए संरचना में वृद्धि से है। यह आनुवांशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया का एक उत्पाद है। विकास तब होता है जब पर्यावरणीय शक्तियाँ किसी जीवन या जीवों में आनुवांशिकी शक्तियों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, क्योंकि वे ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास केवल वातावरण से ही प्रभावित होता है। यह प्रबलक उस व्यवहार की संभावना को बढ़ाता है जिस पर यह निर्भर करता है कि एक दंडक संभावना कम कर देता है। मानव व्यवहार तत्काल वातावरण में घटनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं और व्यवहार संशोधन का लक्ष्य उन घटनाओं की पहचान कराता है। तो आपका सीडीपी का पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, और फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल वातावरण से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट विथ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट, यानी कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? आपके ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, थर्ड है आपका विकास क्रम की एक रूपता और फोर्थ है आपका एकीकरण का सिद्धांत। तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत, यानी कि प्रॉक्सी डिजिटल प्रिंसिपल। ठीक, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया ऑप्शन आंसर? सेकंड। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो विकास से तात्पर्य अंगों और सर्वाधिक कामकाज के लिए संरचना में जो वृद्धि होती है और विकसित होता है, जो लगभग विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और सर्वाधिक कामकाज के लिए संरचना में वृद्धि से है।
एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो लगभग सभी बच्चों में समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि डिफरेंट होती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास के स्वरूप का क्रम लगभग समान होता है। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। बाल विकास दो दिशाओं में होते हैं, एक सिर से पैर की दिशा की ओर और दूसरा निकट से दूर यानी कि शरीर के केंद्र से परिधि तक की ओर होता है। विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। पहला है आपका शीर्षगामी अनुक्रम, सेकंड है आपका अधोगामी अनुक्रम। शीर्षगामी अनुक्रम वह अनुक्रम होता है, इसका अर्थ है कि विकास सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ सकता है और बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में वह खड़ा होकर चल सकता है। जो अधोगामी अनुक्रम है, इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, तब उसकी बाहर बाहरी विकास, उसके बाद उसके शरीर के बाहरी अंगों का विकास होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस, यानी कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जैस होता है। तो आपका ऑप्शन है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक और संपूर्ण जीवन काल के दौरान निरंतर चलता रहता है। तो जो मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो होगा आपका संपूर्ण जीवन काल तक चलता रहता है, यानी कि वॉर्म से लेके जो विकास है आपका, वॉर्म से लेके टॉर्म तक, यानी कि जन्म से मृत्यु तक जो आपका विकास है, यानी कि विकास में कौन कौन से आते हैं, गत्यात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास जो होगा वो जन्म से लेके मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ये एक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेके मृत्यु तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसीलिए संपूर्ण जीवन काल के दौरान यह विकास होता है। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया आपका, फोर्थ। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक अपने पूरे जीवन काल में मानव विकास का वर्णन करता है। इसमें मानव विकास के सामाजिक आदि अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक आदि शामिल है। विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा एकीकृत और समग्र प्रक्रिया में विकसित होते हैं। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो किसी के जीवन काल में गर्भ से लेकर कब्र तक जारी रहती है, यानी कि वॉर्म से लेकर टॉम्ब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि संपूर्ण जीवन काल के दौरान या ये जो विकास है निरंतर चलता रहता है। विकास का आकलन नहीं किया जा सकता है, यह अंगों के बेहतर और संवर्धित कामकाज के लिए संरचना में वृद्धि को संदर्भित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। आपके ऑप्शंस हैं विद्यालय, धर्म, परिवार और समुदाय। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, परिवार। क्या हो जाएगा, परिवार। फोर्थ का ऑप्शन होगा, फोर्थ का आंसर होगा थर्ड, यानी कि परिवार, यानी कि फैमिली। ठीक, चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो सामाजिकरण है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह केवल व्यवहार की सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों तथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने को संदर्भित करता है। सामाजिकरण पहचान पर बातचीत करने और स्वयं की अवधारणा, विभिन्न दृष्टिकोणों और व्यवहारों को आकार देने की निरंतर प्रक्रिया है। सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय, सहकर्मी और संचार मीडिया जैसे चार प्रमुख कारक हैं। जो प्राथमिक समाजीकरण है, प्राथमिक या सहसावस्था बाल अवस्था के दौरान होता है, या उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चों को प्रारंभिक में बाल अवस्था में परिवार के माध्यम से सामाजीकरण या समाजीकृत किया जाता है।
क्या रेखांकित करता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख कारक कौन क्या है? परिवार है आपका। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक परिवार में बहुत छोटे बच्चे हैं, अपनी संस्कृति का बहुत कम ज्ञान होता है। परिवार के माध्यम से ही बच्चे को पता चलता है कि विशेष समाज में क्या स्वीकार किया गया है और क्या स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि आप किस संस्कृति से बिलोंग करते हो या आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एज पर द जीन पियाजेस आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा के निर्धारण करना, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, और फोर्थ है आपका भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट, थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज। ठीक, फर्स्ट फर्स्ट हो गया आपका, फिफ्थ का आंसर क्या हो गया फर्स्ट। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जीन पियाजे एक सिर्फ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसमें 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और उसके उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की एक उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया गया है और एक मॉडल विकसित किया गया है कि मस्तिष्क नई सूचनाओं का सामना कैसे करता है और कैसे करेगा। पियाजे ने माना कि संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है जो विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरते हैं और भाषा माध्यम प्रदान करती है जिसके द्वारा बाद में अवधारणाओं और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जा सकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे बेहतर बनाते हैं। ठीक, तो वैगोत्स्की के अनुसार क्या संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। भाषा व्यक्तियों के विचारों को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। भाषा प्राप्त करने से के लिए बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। प्रारंभिक चरण में विचार और भाषा स्वतंत्र है लेकिन लगभग 2 साल की उम्र में ये विलीन हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। टू ग्लास hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass hold more water than the wider but shorter glass. According to Jean Piaget, this region of Anu is due to। यानी कि 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच की आधार क्या है? तो आपके ऑप्शन है केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता, परिपक्वता। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, केंद्रीयता यानी कि सेंट्रेशन। इसका क्या होगा फर्स्ट, सेंट्रेशन। इसका क्या होगा फर्स्ट। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संशोधित करने के तरीके हैं। इसमें ध्यान, धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास चरणों के एक निश्चित क्रम का अनुसरण है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था और सेकंड है आपकी जो केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण के विचार के साथ संघर्ष करना पड़ता है। सोच में केंद्रीकरण के कारण बच्चे एक बार में केवल स्थिति के एक ऐसे पहलू पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि अपने विचारों की दिशा को पलट नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। रिवर्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन इज अ बेसिक accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार प्रतिवर्तिता इस क्रिया को
उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? तो आपके ऑप्शन है संवेदी गामक चरण, पूर्व संज्ञात्मक चरण, मूर्त संज्ञात्मक चरण, औपचारिक संज्ञात्मक चरण। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक चरण। ठीक, तो 7 का क्या हो गया? थर्ड, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो जीन प्याजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। जीन प्याजे ने अपने बच्चों उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ पाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया है। जो प्रतिवर्तिता है, क्रियाओं को उलटने की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक चरण की एक बुनियादी उपलब्धि है, जैसा कि संज्ञानात्मक विकास के प्याजे के सिद्धांत में दिया गया है। उन्होंने यह बताया है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संज्ञानात्मक चरण तीसरा चरण है। इस चरण में बच्चे एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तिता, क्रमांकन और परिवर्तनशीलता की अवधारणा की प्राप्ति दिखाते हैं। प्रतिवर्तिता क्षमता वह क्षमता है जिसके द्वारा बच्चा क्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन करने में सक्षम हो जाता है और फिर मानसिक रूप से क्रियाओं की इन श्रृंखलाओं को प्रतिवर्त या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रिवर्स करने में सक्षम हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड peers टू सपोर्ट एंड गाइड द अदर स्टूडेंट्स, विच theoretical frame is she trying to apply in the class? यानी कि एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? आपके ऑप्शन है लेव वेगोट्स्की का सामाजिक संरचनावाद, पीएफ स्कीमर नहीं स्किनर होगा, ठीक, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत, जीरोम ब्रूनर का रचनावाद, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, लेव वेगोट्स्की की सामाजिक संरचनावाद। ठीक, यानी कि लेव वेगोट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो 8 का क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेव वेगोट्स्की की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत क्या है? ठीक, जो मनोविज्ञान में कई सिद्धांत हैं, जैसे कि मनोविज्ञान के विभिन्न विचारधाराओं जैसे संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी और आदि से संबंधित हैं। सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वेगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयुक्त जानकारी से यह हमें स्पष्ट होता है कि शिक्षक लेव वेगोट्स्की के सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत को कक्षा में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। वेगोट्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के विकास का प्राथमिक कारण है। बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ अंतक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वेगोट्स्की व्यू ऑन द डेवलपमेंट? यानी कि लेव वेगोट्स्की द्वारा किए गए या द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपके ऑप्शन है परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, और फोर्थ है आपका भाषा और परिपक्वता। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, भाषा और संस्कृति। ठीक, यानी कि लैंग्वेज एंड कल्चर। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो सोवियत मनोवैज्ञानिक है लेव वेगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वेगोट्स्की द्वारा किए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत है भाषा और संस्कृति पर आधारित है। संस्कृति की भूमिका जो है, लेव वेगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है कि अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम पर जोर देना विभिन्न संस्कृतियों पर बच्चे की क्षमताओं और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण के रूप में काम करती हैं। जो भाषा की भूमिका है, लेव वेगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं।
उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा का अधिग्रहण प्रमुख गतिविधि है। उनका मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में विचार और भाषा स्वतंत्र होती हैं, लेकिन लगभग 2 साल की उम्र में ये आपस में विलीन हो जाती हैं। ठीक। तो 9th का क्या हो गया आपका? थर्ड, लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी भाषा और संस्कृति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, जेंडर इज अ डैश कॉन्सेप्ट, यानी जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर एक डैश अवधारणा है। तो जो जेंडर होगा, तो जो जेंडर होगा आपका होगा सामाजिक अवधारणा, यानी कि जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट। ठीक, सोशल कॉन्सेप्ट। तो 10th का क्या हो गया आपका? थर्ड, यानी कि सामाजिक अवधारणा, यानी कि सोशल कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जेंडर शब्द का अर्थ है न केवल शरीर की संरचना या अन्य भौतिक संरचना में अंतर को प्रदर्शित करता है, बल्कि समाज में उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां इत्यादि भी हैं। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करता है। यह पुरुष और स्त्री गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जिसमें समाज कायम रहता है। जेंडर को परिवर्तित पुनः उन्मुख किया जा सकता है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, मेटल्स एंड मिनरल्स एज पर द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज सी इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, यानी कि नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों और धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? आपके ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, भाषाई और अंतर्वैयक्तिक। तो 11 का सेकंड हो जाएगा आपका प्रकृतिवादी होगी, यानी कि जो नीता है प्रकृतिवादी है, यानी कि क्या है? नेचुरलिस्टिक है। ठीक, 11 का हो जाएगा सेकंड। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बौद्धिकता का प्रस्ताव रखा था जो बाद में बढ़कर 9 हो गई थी। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्न बौद्धिकता के विशिष्ट समायोजन के रूप में देखते हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और दूसरा कम बुद्धिमान है। तो यह प्रकृति में विभिन्न स्वरूपों को पहचानने और समझने की क्षमता है। इनमें वनस्पति, जीवों और सभी जैव विविधता सहित उनकी सभी विशेषताओं के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड, यानी कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उनकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि कक्षा में सबके लिए कड़े नियम नहीं बनाए जाएंगे, सबके लिए सामान्य नियम बनाए जाते हैं कक्षा में रहने के लिए। जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, जो बच्चे वहाँ पे बैठेंगे, तो वहाँ का जो नियम होगा, नियम कायदे कानून होंगे, सख्त नहीं रखे जाएंगे, ताकि अगर सख्त रखे जाएंगे तो बच्चे को ज्ञान भी नहीं होगा किसी चीज़ का और बच्चे कक्षा में बिल्कुल डर के ही रह जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। और विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। 12th का क्या, यानी कि प्रोवाइड्स डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो 12th का आंसर क्या होगा आपका? 4। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो वैगिक भिन्नता शब्द है ना, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उस भिन्नता को संदर्भित करता है कि जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है। विकास के सभी क्षेत्र जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक आदि में व्यक्तिगत भिन्नता देखी जा सकती है। अपनी कक्षा में व्यक्तिगत
भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका को विद्यार्थियों को विविध अधिगम के अनुभव प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए और उन्हें क्या मदद मिलेगी। उनकी क्षमता स्तर के लिए उपयुक्त प्रासंगिक क्षमता का चयन करने में, उन्हें अलग अलग कौशल समझाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के संकेतों को समायोजन करने में, और उन छात्रों के लिए अधिगम को प्रभावी बनाने में जो नेत्र या श्रवण द्वारा अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक, ट्वेल्थ का क्या हो गया आंसर आपका? फोर्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 8-year-old रोहित रीजन स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज स्टीलिंग behavior can lead to his rejection by others as per the Lawrence Kohlberg theory of moral development, which stage is he displaying। यानी कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोल्सबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञाकारिता, उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। 13 का क्या होगा आपका? फर्स्ट। 13 का क्या होगा? फर्स्ट, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो 13 का क्या हो गया आंसर आपका? फर्स्ट, गुड बॉय गुड गर्ल एंड ओरिएंटेशन। ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो ये गुड बॉय एंड गुड गर्ल है, उपयुक्त जानकारी से यह समझा जा सकता है कि फातिमा लॉरेंस, जो कोहलबर्ग का पूरा नाम था, फातिमा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक स्तर के सिद्धांत के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण चरण के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण प्रारंभिक नैतिकता को इंगित करता है क्योंकि इस चरण के दौरान बच्चों के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृत प्राप्त करना और दूसरे द्वारा निद्रा से बचना है। बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं, यानी डिसीजन लेते हैं। बच्चे पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चे दूसरों के अनुमोदन पर प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ वैरायटी ऑफ टास्क थ्रू आउट द meant for the keeping a record of their performance is known as। तो आप यानी कि बच्चों द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य है कि उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना चाहिए या रखना है, वह क्या कहलाता है? रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र और पोर्टफोलियो। तो 14 का आंसर क्या होगा आपका? पोर्टफोलियो। 14 का आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो। 14 का आंसर होगा पोर्टफोलियो। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। एक पोर्टफोलियो विभिन्न प्रकार के कौशल का आकलन करने के लिए उपकरण है जो आमतौर पर पारंपरिक लिखित कागज और पेंसिल परीक्षणों की एक ऐसी व्यवस्था है जो परीक्षण योग्य नहीं होता है या छात्रों के भाषा उपयोग के कार्य को रखता है, और इसका उपयोग शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल द एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रन, यानी कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। तो क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी और निष्क्रिय अन्वेषक। तो आप तो 15 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सक्रिय अन्वेषक। ठीक, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्टिव एक्सप्लोरर। 15 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सक्रिय अन्वेषक। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जॉन डीवी, एक अमेरिकी दार्शनिक, ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था जो इस बात पर जोर देता है कि अधिगम केवल हस्त गतिविधियों आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करनी चाहिए। एक प्रगतिशील स्कूल प्रगतिशील शिक्षा का एक हिस्सा है जो प्रत्येक बच्चों की क्षमता और योग्यता से विश्वास करती है। प्रगतिशील शिक्षा
विषय वस्तु और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं? आपके ऑप्शन हैं, आत्म केंद्रीकरण, सेकंड है बाहरी अभिप्रेरणा, सृजनात्मक और कार्यात्मक अटलता। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिविटी। क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्रिएटिविटी और सृजनात्मक क्या होता है। जो सृजनात्मक या क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता वह है जिसमें कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं। सृजनात्मक एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो एक नए परिप्रेक्ष्य की पेशकश करके कुछ मूल उत्पन्न करती है या अपसारी सोच से संबंधित है, जो एक से अधिक दृष्टिकोणों द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, यानी कि सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर्स, यानी कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? आपके ऑप्शन है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, विशेष स्कूल में स्थापना। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड, आधारभूत अभिगम्यता, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेसिबिलिटी। तो 17 का आंसर क्या हो गया? सेकंड। ठीक, आधारभूत अभिगम्यता। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अस्थिबाधित क्षीणता या फिर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या होता है। जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट सबसे आम शारीरिक अक्षमता है या एक महत्वपूर्ण शारीरिक सीमा है जो गतिक गतिविधियों को स्थानांतरित करने या पूरा करने की क्षमता को बाधित करती है, यानी कि वे जितना ही हो सके आत्मनिर्भर हो सके। फिसलन वाले फर्श पर कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण, ढलान, हाथ पट्टी, फिसलन वाली मंजिल पर रबड़ की चटाई, डेस्क पर अनावरण का होना और भूतल पर कक्षाएं आवंटित करने का प्रावधान ताकि वे स्वतंत्र रूप से घूम सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज, यानी कि जो डिसलेक्सिया है यानी कि पठन वैकल्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम है, हल्की मानसिकता मंदता, मनो सामाजिक विकारों का बहुक्रम है, फोर्थ है आपका बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, अधिगम विकारों का बहुक्रम। तो 18 का आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। जो अधिगम अक्षमता है, जो अधिगम अक्षमता का निदान विशेष रूप से तब किया जाता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल में अन्य बच्चों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों में लगे होते हैं। यह समय से पहले जन्म के समय कम वजन और कुपोषण के कारण हो सकती है। अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझाने या उपयोग करने में आवश्यक बुनियादी प्रक्रिया को करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसे सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने के लिए अपूर्ण क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। जो पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया है, पठन वैकल्य को आमतौर पर अधिगम के विकारों को एक स्पेक्ट्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हो सकता है कि बच्चे कुछ शब्दों को गलत पढ़ें और बिल्कुल भी पढ़ने में असमर्थ हो। वे समान शब्दों, अक्षरों की ध्वनियाँ और अक्षरों के समान आकार के बीच भ्रमित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि एक फिल्म है तारे जमीन पर, जिसमें जो ईशान ईशान है ना, तो उसको क्या था? डिसलेक्सिया, यानी कि पठन वैकल्य की एक, अधिगम विकारों की एक क्या थी? बीमारी थी, यानी कि अधिगम अक्षमता। ठीक।
चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन हैं समता, पृथकीकरण और नामीकरण, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन। फोर्थ है आपका व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा आपका सेकंड, पृथकीकरण और नामीकरण। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो समावेशी अध्यापन है, समावेशी अध्यापन का अर्थ है कि एक ही स्कूल में सभी बच्चों समान और विशिष्ट के लिए शिक्षा या सभी बच्चों को शिक्षा या एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने के लिए संदर्भित है, चाहे उनमें भिन्नता हो और अक्षमता कुछ भी हो। यह प्रत्येक बच्चों को कक्षा में लाने वाली विविधता को महत्व देती है और सभी को सीखने और पढ़ने के समान अवसर प्रदान करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एजर्सन रीजन दिया हुआ है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द पॉटर कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन द कंजर्वेशन ऑफ नंबर। आपका रीजन दिया गया है, कारण कारण क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। यानी कि कथन दिया गया है आपका, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तो ये जो टंटी की जो एजर्सन रीजन दिया गया है, तो ये एजर्सन क्या, यानी कि जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है। और अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो एजर्सन और रीजन है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो भी दी गई है, जो भी इसमें स्टेटमेंट या कंटेंट दिया गया है, एजर्सन रीजन एकदम ही करेक्ट है और सही व्याख्या करता है किसकी, कथन की, यानी कि एजर्सन की। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का फर्स्ट, यानी कि ए और आ यानी कि एजर्सन रीजन दोनों ही सही है। और जो रीजन है सही व्याख्या करती है किसकी, एजर्सन की, यानी कि कथन की। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि संरक्षण क्या होता है। संरक्षण एक तार्किक सोच क्षमता को संदर्भित करता है जो जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। संरक्षण से तात्पर्य यह निर्धारित करने की क्षमता से है कि बर्तन आकार या स्पष्ट आकार के समायोजन के बावजूद एक निश्चित मात्रा समान रहेगी। पियाजे का कहना है कि 7 वर्ष की आयु तक बच्चे संख्या को संरक्षित करने में सक्षम होते हैं। संरक्षण के लिए कुछ रूपों के द्रव्यमान जैसे कि दूसरों की तुलना में पहले समझा जा सकता है। कुम्हार समुदाय के बच्चे संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान का संरक्षण सीखते हैं, क्योंकि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। कुम्हार समुदाय के बच्चे प्रतिदिन अपने माता पिता को अपना कार्य करते हुए देखते हैं और अपने माता पिता के काम में मदद करते हैं, इसलिए वे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान का संरक्षण सीखते हैं। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बाल विकास और अधिगम की प्रक्रिया में संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका पर जोर देते हैं। और यह कुम्हार समुदाय के बच्चों का अधिगम और विकास उस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है जिसमें वे बड़े होते हैं। ठीक, तो 20 का आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट, यानी कि एजर्सन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है सही व्याख्या करता है किसका, एजर्सन का। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हेन स्टूडेंट learn a behavior through observation, the first step of that process is that they must। यानी कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। आपके ऑप्शन है प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, थर्ड है आपका अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि पे अटेंशन टू द मॉडल। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 का आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अवलोकन से अधिगम
मानव अधिगम की एक सामान्य और प्रकृति विधि है। बंडूरा का अवलोकनात्मक अधिगम है, जिसमें प्रत्यधिकृत शिक्षा सामाजिक शिक्षा या प्रतिरोपण मॉडलिंग के रूप में भी जाना जाता है, और एक प्रकार का अधिगम है जो दूसरों द्वारा निष्पादित नवीन व्यवहार को देखने, बनाए रखने और दोहराने के कार्य के रूप में किया जाता है। ठीक, 21 का आंसर हो गया आपका सेकंड, गतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि पे अटेंशन टू द मॉडल। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय द लर्नर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर एज, यानी कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। थर्ड है आपका, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। और फोर्थ है आपका, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो गया आंसर सेकंड। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो सभी शिक्षार्थी जो हैं त्रुटियां करते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि आप ना समझी के बिना सीख नहीं सकते, यानी कि चाहे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, पतंग उड़ाना सीख रहे हो या भाषा सीख रहे हो, हर कोई त्रुटियां कर रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी गलतियां नहीं करता है और अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति गलती करता है, कोई भी आइडल पर्सन नहीं। ठीक, जो त्रुटि है एक गलत रूप है और एक बार निश्चित संकेत है कि शिक्षार्थी ने अधिगम की प्रक्रिया में चयनात्मक विषय के मूल में निपुणता हासिल नहीं की है। उसे अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि वे बच्चों को सोच के लिए एक साक्ष्य है। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होनी चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, और प्रयोगात्मक होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए, लेकिन उतना उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 23 का आपका जो ऑप्शन होगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो अधिगम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, प्रयोगात्मक, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो उन्होंने उद्देश्य दिए, जो उद्देश्य हैं स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना और इसी प्रकार भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में आकार देना, और जो वैचारिक समझ, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच है, मानवीकरण, नैतिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों पर जोर देता है। यह प्रस्तावित करती है कि प्रयोगात्मक अधिगम को वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रयोगात्मक अधिगम सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और सीखने को संदर्भित करती है। ठीक, तो 23 का आंसर क्या हो गया आपका थर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, तन्वी practices deep breathing just before the one set of examination. She is using dash strategy to cope with anxiety, यानी कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है और दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ठीक, यानी एनेक्सिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसको समस्या समाधान करना चाहिए, भाव नियमन करना चाहिए, या परिहार्यता करना चाहिए, या फिर खंडन करना चाहिए। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, भाव नियमन करना चाहिए। तो 24 का आंसर क्या हो गया आपका सेकंड, भाव नियमन। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो दृश्यवंता का सामना करने के लिए तकनीकों में सम्मिलित है, यानी कि जो एनेक्सिटी का सामना करने के लिए पर्याप्त नींद लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए,
गहरी सांसें लेना, धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। अब अपनी पूरी कोशिश करके पूर्णता के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के बजाय या लक्ष्य करने के बजाय जो संभव नहीं है उस बात पर गर्व करना कि आप कितने निकट हो या कितने पास हो। या परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे लंबे श्वास भरती है और एनेक्सिटी का सामना करने के लिए वह भाव नियमन तकनीक का उपयोग कर रही है। भाव नियमन कौशल वे क्षमता है जो व्यक्तियों को स्थितियों के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में मदद करती है या उनको मदद मिलेगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19 pandemic, Rohini liked to read the storybook her elder sister had without any promoting from anybody. रोहिणी is a, यानी कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए जाने पर रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगिता प्रयोगात्मक अधिगम करता है, स्वयं प्रेरित अधिगम करता है और प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है और बारी प्रेरित यानी कि परमानेंट कॉन्सेप्चुअल यानी कि एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड, यानी कि स्वयं प्रेरित अधिगम करता। 25 का सेकंड। ठीक, तो अब चलिए इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। जो बाहरी अभिप्रेरणा है यह एक ऐसे व्यवहार को संदर्भित करती है जो पुरस्कार अर्जित करने या दंड से बचने के लिए द्वारा निर्देशित किया जाता है। लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि स्वयं प्रेरित प्रेरणा है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के कई तरीके हैं जैसे कि जिन्हें या तो बाहरी या आंतरिक प्रकार की अभिप्रेरणा से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि स्वयं प्रेरित अधिगम करता है तो वह प्रेरणा है जो व्यक्तिगत आनंद या रुचि से अनुप्राणित होती है या स्वयं कार्य में रुचि में प्रेरित होती है और व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? स्वयं प्रेरित अधिगम करता, यानी कि इंस्टांसिकली मोटिवेटेड लर्नर, यानी कि खुद से मोटिवेट हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेटर का सोर्स या यूज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अल्टरनेट कंजप्शन एंड मिसकंसेप्शन होल्ड बाय द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट, यानी कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? आपके ऑप्शन है अधिगम अक्षमता, किसी संप्रत्य के बारे में सहज विचार करना, निरादर दावे और फोर्थ है आपका स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव, यानी कि स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, यानी कि 26 का आंसर होगा आपका सेकंड। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं उत्पन्न होती हैं क्योंकि एक संकल्पना को विभिन्न पहलुओं से समझा जा सकता है, जबकि भ्रांतियां एक विचार प्रक्रिया है जो पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत दिशा में हो सकती है। वैकल्पिक संपन्नताएं और भ्रांतियां हमेशा निराधार नहीं होती, बल्कि वे विशेष अवधारणाओं और उनके आसपास की दुनिया के बारे में बच्चों के सहज विचारों को प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि यह उनकी सोच दर्शाती है और वे सोच सकते हैं कि अपना विचार भी दे सकते हैं। ठीक, जो किसी संप्रदाय के बारे में सहज जो विचार है यानी कि वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का निर्माण बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यह प्राकृतिक विचार प्रक्रिया है और कोई भी दो मन एक जैसे नहीं सोच सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव इन अ प्राइमरी क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक योजनाएं हैं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? आपके ऑप्शंस हैं संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही है। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना नहीं, यहाँ पे क्या हो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। ठीक, मूर्त से लेके यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, यानी कि अमूर्त से, यानी कि अगर इसमें मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, बट इसमें अमूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, तो ये आपका ऑप्शन सही है। कहानियां और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना, यानी कि यूजेस ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? फर्स्ट सही हो गया, थर्ड सही हो गया और फोर्थ सही हो गया, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 27 का आंसर क्या हो गया आपका? सेकंड। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। संकल्पना मानचित्रों जो शैक्षणिक रणनीतियां हैं, इन शैक्षणिक रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु के वैचारिक दृष्टिकोण, संबंध परक समझ और अनुकूलनी तर्क देने में शिक्षकों की दक्षता शामिल होती है। समावेशी अधिगम का माहौल बनाने और सकारात्मक सीखने के अनुभवों में योगदान देने के लिए ये प्रथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक कक्षा में निम्नलिखित शैक्षणिक योजनाएं प्रभाव है। संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना, यानी कि संकल्पना मानचित्रण में एक अवधारणा के विभिन्न उप विषयों के सार्थक अर्जन को दर्शाने के लिए चित्रमय और आरेखीय निरूपण शामिल है। जो विविध सामग्रियों का प्रावधान है, जो शैक्षिक जो शिक्षक अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए विविध सामग्रियों का उपयोग करते हैं, वे अपने शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। कहानियां और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना, कहानियां छात्रों को पढ़ाई में सम्मिलित रखती हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानियां छात्रों को महत्वपूर्ण घटना और व्यक्तित्वों को, यानी कि इंडिविजुअलिटी को मजेदार तरीके से सीखने में मदद करती हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। अ प्राइमरी टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एट लीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक, द टेक्निक वुड बी। यानी कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि है अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि पूर्व अभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्याधुनिक सहायता करती हैं। प्रभावकारी प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना होती है। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो ये कौन सी ये तकनीक नहीं नहीं होगी आपकी, तो 28 का क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्व अभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, सरल सिंपल प्रोसेस है, यानी कि सरल प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो 28 का आंसर होगा थर्ड। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। ऐसी कई शिक्षण तकनीक हैं जैसे कि एक जिनका उपयोग शिक्षक अधिगम को प्रभाव और उपयोगी बनाने के लिए करते हैं। शिक्षक तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे स्पष्ट रूप से और व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्देश का उद्देश्य प्रदर्शन में सुधार करता है। यह उपयुक्त तकनीक अप्रभावी होगी क्योंकि अधिक पूर्व अभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। यह तकनीक काफी नीरस होगी और छात्र इससे किसी ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। यह एक नीरस कार्य होगा। या एक प्राथमिक शिक्षक को अपनी कक्षा में आकर्षक और नवीन कार्यों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम तभी होता है जब सब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कार्य और गतिविधियों में संलग्न होते हैं, यानी कि सक्रिय रूप से कार्य को और सारी गतिविधियों को ढंग से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका?
28 का थर्ड। ठीक, 28 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। आपके ऑप्शन ऑप्शन है एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, फंक्शनल फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रत्ययन, प्रयत्न, त्रुटि दोहराओ, प्रकार्यात्मक आबादता। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सही होगा कलन विधि और सेकंड होगा आपका अन्वेषण विधि। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 29 का आंसर क्या होगा आपका सेकंड। ठीक, चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक, जो कलन विधि है समस्या समाधान सोच प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। सामान्य तौर पर एक समस्या किसी एक स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच किसी प्रकार का संघर्ष या अंतर है जिसे कोई व्यक्ति उत्पन्न करना चाहता है, जो कि लक्ष्य समस्या समाधान या तो अंतर्दृष्टि के साथ या बिना अंतर्दृष्टि के लिए किया जाता है, और आत्मसंज्ञान के साथ विश्लेषण और सोच का विश्लेषणात्मक और संश्लेषित सोच का उपयोग करता है। एक व्यक्ति समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों और रणनीतियों का उपयोग करता है। उपयोग की जाने वाली कुछ रणनीतियों से लंबा समय और कुछ अन्य रणनीतियां जो कम समय लेती हैं और लेकिन हमेशा सफलता की गारंटी नहीं देती। यानी कि प्रभावी समस्या समाधान रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल है। अन्वेषण आपका शामिल है और कलन विधि। जो अन्वेषण है, इस रणनीति में एक व्यक्ति समस्याओं को हल करने के लिए सभी विकल्प के लिए नहीं जाता है, बल्कि कुछ सबसे प्रासंगिक विकल्प चुनता है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म नियम है जिसमें कम समय लगता है लेकिन सफलता की गारंटी नहीं होती है। यानी कि ह्यूरिस्टिक किसी समय के सही समाधान की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन जब वे काम करते हैं वे अधिक तेज समाधान की अनुमति देते हैं। जो ह्यूरिस्टिक अंगूठे के नियम हैं जो हमें समस्याओं को सरल बनाने और हल करने में मदद करते हैं, और ह्यूरिस्टिक किसी समस्या के सही समाधान की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन जब वे काम करते हैं तो अधिक तेज समाधान की अनुमति देते हैं और प्रदान करते हैं। और जो कलन विधि है एक एल्गोरिदम है, एक प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है। एक एल्गोरिदम हमेशा समाधान की ओर ले जाता है और उसे ठीक से उपयोग किया जाता है। या चरणों की एक प्रक्रिया है जो समाधान की गारंटी देती है। यदि कोई चरणों का सही ढंग से पालन करता है और गुणन के नियम एक एल्गोरिदम का निर्माण करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कलन विधि, यानी कि एल्गोरिदम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, which one of these activities is not effective for the making use of previous knowledge of children for further learning। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? आपके ऑप्शन है रटना, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता और संकल्पना मानचित्रण। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रटना, यानी कि रोट मेमोराइजेशन। ठीक, 30 का क्या होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा आपका? रटना। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रटना। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। पूर्व ज्ञान वह सूचना है जो किसी के पास नए विचारों और अवधारणाओं को प्राप्त करने से पहले होती है। यह सूचना समय के साथ उनके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों से एकत्रित की जा सकती है, यानी कलेक्ट की जा सकती है। पूर्व ज्ञान नए विचारों को सीखने के लिए आधार बनाते हैं। बच्चे विषय वस्तु की संकल्पना बनाते हैं। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान नवीन विचारों और अनुभवों को आसानी से समझे जाते हैं जो उनके पास चर्चा के विषय के बारे में पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, और यह अधिगम के लिए उनके आधारभूत ज्ञान को मजबूत करता है। तो फ्रेंड्स फाइनली आपके 23 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चंस
यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है 23 दिसंबर 2021 का सीटीपी पार्ट का, जो पूरा डिस्कशन है क्वेश्चन पेपर का, आपको पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पोर्टेंट है जो सभी टीचर्स, अध्यापक और अध्यापिका जो टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और उनको शेयर भी कर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज एंड वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में उसको समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।